मैं रचना लचके बागवे 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। इस माध्यम से हम रोज अलग-अलग लोगों की जानकारी लेते हैं और उनके स्टोरीज आप तलक शेयर करते हैं। और आज हमारे साथ है यहाया बटाटा वाला, जो बटाटा वाला एंड एसोसिएट के फर्म के फाउंडर है। अधिक जानकारी हम उनसे लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप आपके बारे में और आपके काम के बारे में थोड़े हमें बताइए। तो मैं हूँ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बॉम्बे से। मेरा फर्म का नाम है बटाटा एंड एसोसिएट्स एडवोकेट। मेरी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड सिक्योरिटीज लॉ में, जो कि ऑल ओवर इंडिया में डीलिंग्स करता हूँ मैं। दिल्ली में भी अपीयरेंस है, दिल्ली में भी मेरा फर्म है सेटअप। तो ये है मेरे फर्म के बारे में। और मेरा प्रैक्टिस एरिया जो है स्पेशलाइज, वो है कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड सिक्योरिटीज लॉ। और मेरे बारे में बताओ तो मेरे को प्रैक्टिस करके हो गए हैं 5.5 years। मुझे 2018 में सनत मिली थी एंड आई एम इनटू प्रैक्टिस बाय ग्रेस ऑफ गॉड फॉर 5.5 years। उससे पहले, प्रैक्टिस से पहले मैं कई जगह इंटर्नशिप किया, कई जगह प्रैक्टिस किया, कई जगह नॉलेज गेन किया, और वाले की कृपा से आज खुद का फॉर्म सेटअप कर चुका हूँ। मेरे फॉर्म सेटअप होके 3 years हो गए ऑलमोस्ट। तो ये है। एज ए कॉर्पोरेट लॉयर आप कोई भी कंपनीज को कैसे हेल्प करते हैं या फिर कैसे एडवाइस करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो जैसा कि मेरा जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो है लिटिगेशन। तो लिटिगेशन में कैसा रहता है, जो मैं एरिया, जो मेरा लॉ है, 3 लॉ है। तो मैं पहले डिवाइड करूंगा, लॉ को एक्सप्लेन करूंगा। कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एक ऐसा का लॉ है जिसमें के सारे कंपनीज, अगर कोई कंपनी बनाना है या कंपनी को कोई काम करना है, तो कंपनी लॉ का जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट है वो फॉलो करना जरूरी है। तो मेरा जो प्रैक्टिस है कंपनी लॉ में, वो लिमिटेड इस तरीके से है कि जिस किसी कंपनी को मर्जर्स करना है, डीमर्जर्स करना है, दो लोग को, 2 कंपनी, 10 कंपनी, 15 कंपनी को मर्ज होके एक कंपनी बनाना है, या एक कंपनी को 3-4 कंपनी में डिवाइड करना है, तो ये सारे मर्जर्स, अमालगमेशन, डीमर्जर के काम में करता हूँ। दूसरा कंपनीज एक्ट में मैटर होता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट मतलब क्या, कि आप कंपनी में शेयर होल्डर है या आप कंपनी में डायरेक्टर है, एंड अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या कंपनी में पैसा साइफन ऑफ हो रहा है, कंपनी का सारा पैसा किसी के पर्सनल अकाउंट में जा रहा है, कंपनी से डाइवर्ट होकर दूसरी कंपनी में जा रहा है, या आपकी शेयर होल्डिंग, आप कंपनी की शेयर होल्डर और आपकी शेयर होल्डिंग कम की जा रही है, या आपको इलीगली रिमूव किया जा रहा है शेयर होल्डर से या डायरेक्टर की पोस्ट से, तो ये सारे जो भी कंपनी के इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सारे डिस्प्यूट्स हम कंपनीज एक्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में केस फाइल करते हैं अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये दूसरा प्रैक्टिस हुआ। तीसरा कंपनीज एक्ट के अंदर होता है कि कंपनी जब फॉर्म की जाती है तो कई सारे लॉ के फॉलोज करने पड़ते हैं, कंप्लायंस करने पड़ते हैं। और अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है, जो कंपनी का मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जो देखता है कि सब कंपनीज बराबर फॉलो अप, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं, वो कंपनी फिर स्ट्राइक ऑफ कर देंगी अगर आप कंप्लायंस नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। स्ट्राइक ऑफ मतलब आपका नाम डिलीट कर देगी कंपनी के लिस्ट में से। तो वो कंपनी अगर स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, डिलीट हो जाता है उनका नाम, तो हम वो कंपनी को रिवाइव करते हैं एनसीएलटी में। हमको रीजन देना पड़ता है कि हम क्यों रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाए, वो कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और कोर्ट को एक्सप्लेन करने के बाद कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो कंपनी को रिवाइव करने का ऑर्डर पास करती है। तो ये 3 एरिया ऑफ प्रैक्टिस है मेजरली जो कंपनीज एक्ट में डील किया जाता है इन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ऐसे कई सारे इंटरनल कंप्लायंस होते हैं जो कंपनीज के, जैसा कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना, प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना, ये सारे कंप्लायंसेस भी काम किए जाते हैं जो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रीजनल डायरेक्टर के पास होते हैं। ये हुआ एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि आईबीसी के नाम से बहुत फेमस है, जो आज लास्ट 4-5 ईयर से बहुत ही बूम चल रहा है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऐसा लॉ जहां जिस किसी का भी कंपनी पे पैसा खड़ा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक सोल प्रोप्राइटर या एक पार्टनरशिप या एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को माल बेचा, या कोई सर्विसेज रेंडर की, या किसी को लोन दिया कोई कंपनी को, और वो अगर पेमेंट नहीं आता है, लोन रीपे नहीं होता, या माल का पैसा नहीं मिलता है, सर्विसेज का पैसा नहीं मिलता है, तो हम
कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी पैसा नहीं दे रही है तो इसका मतलब कंपनी की पोजीशन नहीं है, कंपनी नॉट अ फिट कंपनी टू गो ऑन। तो इसके लिए हम एनसीएलटी में अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जहां हम बोलते हैं कि कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, कंपनी नहीं पैसा चुका रही है, तो ये कंपनी को इंसॉल्वेंसी में लेके जाया जाए। और इंसॉल्वेंसी में फिर एक अलग ही प्रोसेस रहता है, 180 डेज, 270 डेज, 330 डेज का, जिसमें के कंपनी टेक ओवर की जाती है अंडर अ रेजोल्यूशन प्लान, कि जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो वो कंपनी जो इंसॉल्वेंसी में हो उसको टेक ओवर करेगा प्लान के जरिए से, जिससे कि वो जिस क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेगा, बैंकों को पे ऑफ करेगा, और वो कंपनी अपने हाथ में ले लेगा और चलाएगा कंपनी। अगर कोई प्लान नहीं आता है तो कंपनी को फिर लिक्विडेशन में लेके जाया जाता है, जहाँ के कंपनी के सारे एसेट ऑक्शन किए जाते हैं और फिर उसके बाद सबको पैसा चुकाया जाता है। तो ये पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में एक प्रोसेस है, जहां पे कंपनी अगर डिफॉल्टर है, डेट पे नहीं कर पा रही है, उनके लोन नहीं चुका पा रही है, किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं दे पा रही है, तो ये रूट के थ्रू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन आ सकता है या तो लिक्विडेशन हो सकता है। तो ये दो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस की जाती है। अब रहा थर्ड प्रैक्टिस जो है सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ का प्रैक्टिस रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, जो कोई इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है और एक्टिविटीज करता है डेली बेसिस पे, तो सेबी अगर आइडेंटिफाई करती है, सेबी स्टॉक मार्केट की एक हिसाब से पुलिस है जो फ्रॉड आइडेंटिफाई करती है, और वो अगर सेबी को आइडेंटिफाई हुआ कि कोई तरीके का मैनिपुलेशन हो रहा है स्टॉक मार्केट में या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, तो सेबी नोटिस इश्यू करती है इन्वेस्टर्स को, और फिर इन्वेस्टर्स को जवाब देना रहता है कि भाई वो लोगों ने फ्रॉड करे हैं या नहीं करे हैं, और अकॉर्डिंगली सेबी पेनल्टी इम्पोज करता है। और अगर कोई वो पेनल्टी जो इम्पोज हुआ उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अग्रीव्ड है, उनको सही नहीं लगता है कि सेबी ने सही ऑर्डर पास किया है, तो उसके अगेंस्ट में अपील होता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ये सारी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, जो कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी कंपनी को बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो वो आप क्लाइंट को कैसे समझाते हो? उसके बारे में थोड़ी बताइए। तो अभी जैसा कि ओवर द टाइम अगर आप देखेंगे, जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, और जब से डेवलपमेंट हुआ है ओवर द इयर्स कंपनी एक्ट आने के बाद, सेबी के लॉज भी बदले हैं, कंप्लायंस को स्ट्रिक्ट माना जा रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो हो, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी तब रहेगी जब कंप्लायंस होंगे, क्योंकि आज कंपनी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहती है। आज किसी कोई कंपनी की बैलेंस शीट देखना है वो ऑनलाइन देख सकता है, आज किसी को डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑनलाइन मिलती है। तो आज अगर कंप्लायंस करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेंगे और बिजनेस सही तरीके से चलेगा। और तो मैं क्लाइंट्स को यही तरीके से कंसल्ट करता हूँ कि जैसा कि लॉज अपडेट हो रहे हैं, तो आज आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अगर आप कंप्लायंस पे ध्यान देंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप कंप्लायंस के लिए एक स्पेशल टीम अपॉइंट करिए, जो कि लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हो, जो कि डेली बेसिस पे आपके कंप्लायंस हैंडल करे। लॉ अपडेट होते रहता है एवरी 3-6 मंथ्स, तो आज क्लाइंट हर चीज का ट्रैक नहीं रख सकता, वो बिजनेस भी हैंडल करे और कंप्लायंस हैंडल करे, वो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो इट्स बेटर कि क्लाइंट्स को एक लीगल टीम होनी चाहिए जो कि रेगुलर बेसिस पे टाइमली कंप्लायंस करे। आज कंप्लायंस ना करने के पेनल्टी इतने ज्यादा है कि उतना टर्नओवर भी नहीं कर पाएंगे जितने के पेनल्टीज आज आ जाती है। सो इट्स बेटर कि आज के टाइम में एक लीगल टीम होना जरूरी है, एक लीगल कंसल्टेंट विद अ प्री टीम ऑफ एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है। भी आपने कहा कि लीगल टीम होना जरूरी है, पर हर जो एंटरप्रेन्योर है वो हर बार ये लीगल टीम अफोर्ड कर सकता है ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप हो या फिर कोई प्रोपराइटर हो या फिर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हो, और जब वो कभी बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हो, तभी कुछ कंप्लायंसेस या फिर तभी कुछ लिटिगेशंस हुए, तब उसमें आप कैसे हेल्प करते हो? तो जैसे कि कई सारे क्लाइंट्स होते हैं, प्रोप्राइटर क्लाइंट्स होते हैं जो कि ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, 10th पास 12th पास होते हैं, उनके एंसेस्टर का बिजनेस ही करते हैं या तो खुद अपना सेटअप करते हैं,
और अगर उनके पास कोई कंपनी के ऑर्डर्स आते हैं तो कई बार कंपनीज क्या है, परचेस ऑर्डर्स, एक एमओयू, ऐसे अग्रीमेंट साइन करवाती है उनसे, वर्क ऑर्डर साइन करवाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि उनको अगर वो चीज की जानकारी ना हो तो उनको एक स्मॉल सा ओपिनियन कोई बेसिक एडवोकेट से ले लेना चाहिए, जिससे कि वो बोलते हैं ना टैंगल में नहीं फंसे, कोई मिसगाइड नहीं हो जाए। क्योंकि आज वो अपना खून पसीने की कमाई लगा के बिजनेस कर रहा है, वो इज अ स्मॉल क्लाइंट, वो छोटा है, कंपनीज के साथ बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। टुडे हर कोई अफोर्ड कर सके एडवोकेट को, हर कोई अफोर्ड कर सके सीए को, हर अफोर्ड कोई अफोर्ड करे सीएस को, आई अंडरस्टैंड वो नहीं हो सकता, लेकिन आज वो चीज बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि कई बार एक छोटे छोटे क्लॉज की वजह से भी जो टर्म शीट में रहता है, परचेस ऑर्डर में रहता है, वर्क ऑर्डर में रहता है, वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। क्योंकि वो छोटे छोटे क्लॉजेस का मतलब कई बार प्रोप्राइटर को या पार्टनर को नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसको तो बिजनेस से मतलब है, उसको तो धंधा करना है। बट आज लीगल एंगल से जब हमारे पास जब वो क्लाइंट्स आते हैं, जब वो फंस जाते हैं या उनको पेमेंट नहीं मिलता है, तो हम वो उनको पॉइंट आउट करते हैं कि अगर ये क्लॉज आपने डिलीट कर दिया होता तो आप बच जाते आज। तो आज लीगल कंप्लायंस, लीगल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई एडवोकेट के थ्रू या खुद अपने घर में ही बच्चों को ऐसा प्रोफेशनली कोई कोर्स में कराए, जिससे कि उनको नॉलेज फैमिली में रहे वो चीज की। एकदम सही बात की आपने, क्योंकि आज हमें हजारों एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं, तब वैसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे वो बड़े कॉर्पोरेट्स या फिर बड़े एमएनसीज के साथ काम करते हैं, जहाँ पे ये जो कंप्लायंसेस या जैसे आपने कहा कि कुछ डिस्क्लेमर्स होते हैं वो उन्होंने पढ़े नहीं होते, और फिर उनका नुकसान हुआ होता है। तो ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर्स या फिर कोई प्रोप्राइटर्स के लिए आपने काम किया हो और उसके कोई एग्जांपल्स आप हमारे साथ शेयर कर पाओगे? मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक बड़ा ही ग्रुप था और मेरा एक प्रोपराइटर था, ही वाज एन एमएसएमई, एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन था। वो मैन्युफैक्चरर था फुटवेयर का। तो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, फुटवेयर बनाया, लेडीज सैंडल्स, एंड उसने माल सप्लाई कर दिया। 75% माल डिलीवर हो गया, एंड वो टाइम पे हो गया हिट कोविड। तो कोविड हो तो होने की वजह से सब लॉकडाउन हो गए, लॉकडाउन हो गए तो उसका पेमेंट अटक गया। जब तक के सेकेंड वेव क्रॉस नहीं हुआ तब तक के कोई मैनेजमेंट का पर्सन या कोई उससे कांटेक्ट में नहीं आ रहा था। अब ये रहा एमएसएमई, उसको अपने लेबर्स को पैसा देना है, उसको अपने रॉ मटेरियल वेंडर्स को पैसा देना है, उसको इलेक्ट्रिक बिल देना है, उसको रेंट देना है, वो कहाँ से कर देगा। तो ही केम टू मी, वो आया लॉकडाउन के दौरान, मैं फोन मेरे को रीच आउट किया फोन पे, बोले सर ऐसा ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं। बोला देखिए कोविड का माहौल है, आज पेमेंट तो कोई कर देगा नहीं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लीगल नोटिस देते हैं। तो हमने एक लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस देने के बाद फोन आया मेरे क्लाइंट को, बोले कि हमको मालूम है कि आपका पेमेंट अटक गया है, लेकिन हम कोविड है तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि लॉकडाउन लिफ्ट नहीं होता। तो लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद फिर हमने वापस से एक लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस दिए तो फिर उनका जवाब क्या आता है, आप शॉक हो जाएंगे। बोलते हैं कि आपने जो माल दिया वो डिफेक्टिव है। तो हम जाके इंस्पेक्शन करे, तो इंस्पेक्शन करे तो पता चला कि सब ग्लू छूट गया था। अब वो फुटवेयर है, फुटवेयर की एक लाइफ होती है। अब वो पड़े पड़े ऑब्वियसली ग्लू छोड़ देगा, वो थोड़ी एवर लास्टिंग रहेगा। तो वो इट वॉज ड्यू टू नॉट वेर एंड टेयर, इट वॉज ड्यू टू कि वो माल पड़े रह गया लॉकडाउन में। तो आज कई सारे माल लॉकडाउन में पड़े रहने की वजह से डैमेज हो गए। अगर आप देखेंगे लेदर प्रोडक्ट्स और सारे, वो सब लॉकडाउन होने की वजह से सब खराब हो गए, बंद होने की वजह से। तो उस वजह से वो बड़ा कंपनी ने मेरे क्लाइंट को पेमेंट देने से डिनाई कर दिया। फिर हमने, जस्ट बिकॉज मेरा क्लाइंट एमएसएमई में रजिस्टर्ड था, ही वाज, तो हमने एमएसएमई समाधान में कंप्लेन फाइल कर, कंप्लेन फाइल करे तो उसको इमीडिएटली 60% पेमेंट मिल गया। बाकी बैलेंस पेमेंट देने को तैयार नहीं। बट वो लड़ाई अब चालू, अभी भी चालू है। बट एटलीस्ट क्या हो गया कि 60% पेमेंट आने से उसको एक राहत हो गई कि कुछ तो आया। तो आज ये सारे, आज जो कोई बिजनेस भी करे आप, तो अग्रीमेंट्स करते तो एक क्लॉज आता है फोर्स मेजर। तो फोर्स मेजर क्लॉज का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, जैसा वॉर, फ्लड, कोविड, लॉकडाउन्स, या तो ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस में बिजनेस पॉज हो जाता है, बंद नहीं होता है, पॉज हो जाता है। तो वो ट्रांजैक्शन वो ड्यूरेशन में पॉज हो जाते हैं जो रेज्यूम होंगे आफ्टर ओपनिंग। तो वो सारे डिटेल्स को वो बहुत माइन्यूटली रीड करके टर्म्स को साइन करना चाहिए, ताकि कल उठ के सामने वाले को एडवांटेज नहीं मिले, उसको तो माल भी मिल गया और पैसा भी नहीं देना पड़ा।
जैसे अभी आपने एमएसएमई समाधान के बारे में कहा, तो ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जो एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर ने ध्यान रखनी चाहिए फॉर हिज़ ग्रोथ? स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सब ट्रांजैक्शंस क्लियर रखनी चाहिए, इन सेंस के प्रॉपर परचेस ऑर्डर होना चाहिए या प्रॉपर वर्क ऑर्डर होना चाहिए, जो साइन किया होना चाहिए बाय द कंपनीज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और हम। फिर उसके बाद हम जब माल पहुंचा दिए तो प्रॉपर डिलीवरी चालान पे रिसीट लीजिए। फिर हमने जब इनवॉइस रेज करे तो इनवॉइस प्रॉपर उनको डिलीवर करके रिसीविंग लीजिए। मतलब आज हर चीज का कंफर्मेशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब कंपनी की नीयत खराब हो, या नियत भी नहीं बोल सकते, अगर उनको पैसा ना देना हो कोई वजह से, तो क्या बोलेगा कि हमको माल ही नहीं मिला, आप डिलीवरी प्रूफ दिखाइए, हमको तो इनवॉइस ही नहीं मिला, आप तो इनवॉइस कहाँ रिसीव हुआ, हमने तो परचेस ऑर्डर इश्यू नहीं किया, आपने माल कैसे भेज दिया। तो कोई हर एक्सक्यूज से बचने के लिए ये सब प्रूफ राइटिंग में होना बहुत जरूरी हो गया आज। आज जो ब्लैक एंड व्हाइट में है वो ही मायने रखता है, आज जबान की कोई कीमत नहीं रही है मार्केट में। आज जो ब्लैक एंड व्हाइट राइटिंग में है वो ही पेपर माना जाएगा कोर्ट में भी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्मॉल बिजनेसमैन को कि हर चीज राइटिंग में रखिए। एडवांस आया, राइटिंग में रखे कि एडवांस पेमेंट मिला, एडवांस बैलेंस इतना माल डिलीवरी के बाद, जो सारे टर्म्स राइटिंग में क्लियर रखिए। क्या ये सेम जो प्रोफेशनल्स या फिर सर्विस इंडस्ट्री में है उन्हें भी ये लागू पड़ता है क्या? क्योंकि कोई इंटीरियर डिजाइनर है या फिर कोई सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी में है, तो उनके साथ भी ऐसी चीजें होती है। उनके साथ राइट। भी पेमेंट्स डिलेज होते हैं या फिर पेमेंट्स 50-60 परसेंट पेमेंट होता है, फिर बाद में बोलते हैं नहीं आपने ये काम ही नहीं किया, ये बराबर ही नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं पेमेंट्स ना देने के लिए। तो तभी वो लोगों ने क्या करना चाहिए? देखिए मैं भी सर्विस इंडस्ट्री में ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता ही है बीइंग एन एडवोकेट। बट ये सारी चीजों से आप बच तब सकते हैं जब आपके टर्म्स राइटिंग हो। मैं भी क्या करता हूँ, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए क्लाइंट आए, हमने डिस्कशन करा, हमने मॉडलिटी डिस्कस करी कि ये काम करना है। तो हमने क्या करे कि क्लाइंट को स्कोप ऑफ वर्क मेल पे भेज दिए कि भाई हमारा हम आपके लिए ये काम करेंगे, इससे ज्यादा का नहीं, इससे कम नहीं। और हमारा ये फीस रहेगा और ये फीस स्ट्रक्चर में इतना एडवांस आएगा, इतना सेकंड ट्रांच, इतना थर्ड ट्रांच, इतना फाइनल पेमेंट। तो इससे क्या हो जाता है कि चीजें ट्रांसपेरेंट और क्लियर है, कल उठ के वो डिनाई नहीं करें। अब कई कई बार ऐसा होता है कि वो अडामेंट ही रहते हैं, पहले राइटिंग में टर्म्स होते हैं फिर भी नहीं देते हैं। तो राइटिंग में होने का बेनिफिट क्या होता है, कल उठ के अगर आपको लिटिगेशन करना है, आपको रिकवरी में जाना है, केस फाइल करना है, एफआईआर करना है, जो भी करना है, चीटिंग का ये हो, तो आपके पास राइटिंग में होने की वजह से एक अपर हैंड होता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि जो लास्ट पेमेंट होता है वो ही कट हो जाता है, तो तभी वो क्या उसका करते हैं? आइडिया मैं ये दूंगा कि जब लास्ट काम आप करें ना उससे पहले ही पेमेंट ले लीजिए और लास्ट काम वरना अटका दीजिए। अनलेस वो अगर ट्रस्ट वर्दी क्लाइंट हो, पुराने रिलेशन हो सालों साल, तो वो अलग बात है। बट अगर आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, देखिए आप कंसल्टेंसी में, आप सर्विस इंडस्ट्री में, तो आप लोगों को देख के पहचान लेते हैं कि लोगों की नीयत कैसी है। तो समवेयर यू कैन बी, बोलते हैं ना, कॉशियस। हाँ भाई ये पेमेंट नहीं देने वालों में से है या अटकाने वालों में से, तो आप वैसा पेमेंट टर्म डिसाइड कर लीजिए। और या कोई एक, बोलते हैं ना, 10% चीज ऐसे छोड़ देने का अपने कंट्रोल में, जिससे कि क्या वो पेमेंट देने पे मजबूर हो जाए। फिर कई बार घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा तो करना ही पड़ता आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज जो है वो टाइप्स कर रहे हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं, और आप वो भी काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बेसिकली ऐसा है कि कई बार कंपनियां अपना टर्नओवर, बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस का, बोलते हैं ना कि आज कंपनी अगर ग्रोथ सोचती है अपने बारे में कि मेरे को ग्रो करना है मार्केट में, अच्छा स्टैंड रखना है, अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं, अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा गुडविल बनाना है, तो कई बार वो अलग अलग कंपनियां, जो कि कई सारी कंपनियां होती है, सब्सिडरी छोटी छोटी कंपनियां, तो जिसमें सब कंपनियों में बिजनेस होता है, तो अगर उनको इंटरनेशनल में, किधर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं होल्ड रखना है या इंडियन मार्केट में कहीं होल्ड रखना है, तो ये सारी कंपनी मर्ज कर देती है, जिससे कि उनका टर्नओवर बढ़ा दिखे, उनका कंपनी की साइज बड़ी दिखे कि भाई बिजनेस, वैरायटी ऑफ बिजनेस है, वैरायटी ऑफ एसेट्स हो गए, वैरायटी ऑफ
प्लान्स हो गए, तो इस वजह से मर्जर्स अमालगमेशन किए जाते हैं कई बार टैक्स बेनिफिट्स के लिए किए जाते हैं। एक टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है कि अगर ये दो बिजनेस साथ में किए जाएंगे तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स पॉलिसी निकाली जिसमें कि उनको सब्सिडरी मिलेगा। तो इस वजह से कई बार मर्जर्स अमालगमेशन किए जाते हैं। डीमर्जर्स भी किए जाते हैं ताकि कई बार क्या होता है, दो तीन बिजनेस एक कंपनी में होने की वजह से टैक्स बेनिफिट लैप्स हो जाते हैं। हम कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी से आती है कि अगर एक कंपनी एक्स बिजनेस एक्टिविटी कर रही है तो उसको इतना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो ये वजह से कई बार डीमर्जर्स किए जाते हैं कि एक बिजनेस एक्टिविटी को हम अलग कर देते हैं नई कंपनी में, जो वही काम करेगी वो कंपनी से। तो ऐसा सही वही सी सब प्लानिंग पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज की वजह से के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब स्ट्रेटेजीज एवरी ईयर जब बजट आने में रहता है या बजट आता है तब सब बनना शुरू होता है। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को लिटिगेशंस में ना जाना हो, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना हो, तो उन्हें आप क्या गाइड करोगे? कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना तो देखिए, दोनों पार्टीज को कंसेंट करना जरूरी है। आज अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने माल प्रोवाइड किया किसी कंपनी को या किसी और पर्सन को, और सामने वाला नहीं देना चाहता है पैसा, तो उसको मजबूरन जाना पड़े। या सामने वाला अगर हम कन्विंस कर पाए सामने वाले को कि भाई अगर 100 रुपया देना बनता है तो तू 90 रुपया दे, अगर वो अग्री कर गया तो वो बाहर सेटल हो जाता है। तो वो दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बीच की बात है। आज एंटरप्रेनर्स या पार्टनर या एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म, ये सबको अगर लिटिगेशन से बचना है तो ट्रांजैक्शंस क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो लिटिगेशन भी इजी हो जाएगा। अगर मान लीजिए वर्स्ट कम वर्स्ट लिटिगेशन में जाना भी होगा, ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली क्लियरली सब रिकॉर्डेड है, तो कोर्ट के लिए भी इजी हो जाएगा ऑर्डर पास करने फटाफट। अगर कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में लूप होल है, कई डॉक्यूमेंट राइटिंग्स में नहीं है, तो कोर्ट को सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जामिनेशन हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखने की वजह से चीजें भी इजी होती है और सामने वाले को लूप होल ना मिलने की वजह से वो सेटलमेंट पे भी आ सकता है। आज बहुत सारे यंग लोग हैं जो जिन्हें कॉर्पोरेट लॉ, सॉरी, आज बहुत सारे यंग लोग हैं जिन्हें कॉर्पोरेट लॉयर्स बनना है, तो उनको आप क्या गाइड करोगे? देखिए, मैं मेरी अगर शॉर्ट में सक्सेस स्टोरी बताऊं तो, नॉट इवन सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी में बोलूं अगर तो मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू गया हूँ, और प्रॉब्लम्स में बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। आज अगर हम सोचे कि सब मैं अकेला ही कर लूं, मैं आज जो बना हूं मैं मेरी वजह से ही बना हूं, नहीं। आपके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स होती है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, बहुत सारे लोगों का केयर होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है। मेरी लाइफ में मेरे लिए मेरे पेरेंट्स है, मेरा मॉम है, मेरे एल्डर ब्रदर्स है दो, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है उर्मी, आयुषी, प्रिया, भाग्यश्री। ये लोगों ने मेरे लिए मतलब बहुत सपोर्ट किया है कि मुझे इस लेवल पे आज मुझे लेके आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली गॉड्स ब्लेसिंग, देयर आफ्टर पेरेंट्स की दुआ, एंड देन फ्रेंड्स का सपोर्ट। तो आज किसी को कॉर्पोरेट लॉयर बनना हो या कोई भी लॉयर बनना हो या कोई भी करियर में आगे बढ़ना हो, मैंने एक ही चीज सीखा, यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तुमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्ट्रगल स्लॉग, कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमको करियर पे फोकस करना पड़ेगा। रात के 8 बज गए, नहीं घर जाना है, नहीं ये नहीं सोचना है, काम है 10 बजे 11 बजे 12 बजे काम करना है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। संडे है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, कुछ नहीं। अगर लाइफ में कुछ बनना है तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है, स्लॉग करना ही है। आज अगर और आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि आपके लिए सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो गया। आज बाय ग्रेस ऑफ गॉड मतलब बोलते हैं ना, आज मार्केट में इतने सारे टैलेंट्स है, यंग माइंड्स है जो हार्ड वर्किंग है, एंड उनको आपको बीट करके कोई स्टैंड रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि कॉर्पोरेट लॉयर हो या कोई भी लॉयर हो, आपको सबसे पहला कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, आपको अपडेट रहना है, डेली बेस पे क्या जजमेंट्स पास हो रहे हैं, डेली बेस पे लॉ में क्या अपडेट्स आ रहे हैं, वो सब कुछ आपको जानकारी होना जरूरी है। आपको स्टडी के साथ आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स डेवलप करने चाहिए। आप जो भी लिखे अच्छे वर्ड्स यूज करें, इंग्लिश में अच्छे तरीके से फ्रेजेस बनाएं,
स्टोरी आपकी पिटिशन शुड बी अ स्टोरी टेलिंग, ऐसा नहीं कि एक बात इधर है दूसरी बात इधर है, स्टोरी टेलिंग लगनी चाहिए। आज किसी कोई इंडिविजुअल कोई रैंडम पर्सन भी अगर पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए कि लिखा हुआ क्या है। तो बेसिकली हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, और डेफिनेटली। खोना मतलब हम लोग को इतनी मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर योर स्टोरी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ 365 days 365 स्टोरीज। थैंक यू थैंक यू। रचना जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर 360।